आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वियना सम्मेलन के बारे में कि वियना सम्मेलन क्यों किया गया था। आप लोगों को मालूम है कि नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही बड़ा शासक के रूप में उभरा यूरोप में, और ये लगभग पूरे यूरोप को ही जीत लिया था। लेकिन जब इसकी हार हो गई तब पूरे यूरोप में राजा और शासक पूरी तरह से डर गए थे कि कहीं फिर से कोई क्रांति ना हो जाए। इस समस्या को हल करने के लिए 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे हम वियना सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन का नेतृत्व जो है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, जिनका नाम था मेटरनिक, उन्हीं के द्वारा ये किया गया। मेटरनिक का मानना था कि अगर यूरोप में शांति बनाए रखनी है तो पुरानी राजशाही व्यवस्था को वापस लाना होगा और क्रांति तथा राष्ट्रवाद को पूरी तरह से रोकना होगा। और इसी सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जैसे कि इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया ताकि वह कभी शक्तिशाली ना बन सके। जर्मनी को 39 राज्यों के संघ में बदल दिया गया और उस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव रखा गया। तो यूरोप में जो पुरानी राजशाही व्यवस्था थी उसको पुनः स्थापित करना किसका उद्देश्य था? वियना सम्मेलन का था। नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था और यूरोप में जो शक्ति संतुलन था उसको फिर से बनाए रखना था। क्रांति और राष्ट्रवाद के प्रभाव को कम करना था। और जो में परिवर्तन की गई उसमें क्या किया गया कि इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया, और जैसे कि सिसिली और नेपल्स को बोर्बो वंश को दे दिया गया, रोम और आसपास के क्षेत्र को पोप को दे दिया गया, और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया। और आप जानते हैं कि जर्मनी में भी परिवर्तन किया गया कि जर्मनी के 39 राज्यों को संघ में बदल दिया गया और इस संघ पर ऑस्ट्रिया का पूरी तरह से प्रभाव कायम कर दिया गया। और उद्देश्य इसका यह था कि जर्मनी में राष्ट्रवाद ना बढ़े। इन फैसलों से यूरोप में कुछ समय के लिए शांति स्थापित हुई, लेकिन लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना लगातार बढ़ती रही। और यही कारण था कि बाद में 1830 और 1848 में यूरोप में कई क्रांतियां हुई, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे फ्रांस के अंदर क्या परिवर्तन हुई, फ्रांस में किस तरह से परिवर्तन हुआ। फ्रांस में जो है बुर्बो वंश की स्थापना की गई और लुई 18वां जो था उसको फ्रांस का राजा बना दिया गया और फ्रांस की पुरानी राजशाही व्यवस्था को वापस लाया गया। ठीक है। अब जानते हैं कि वियना व्यवस्था जो थी इसका क्या परिणाम हुआ। तो यूरोप में कुछ समय के लिए शांति स्थापित तो हुई, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना पूरी तरह दबाया नहीं जा सका। वहां के लोगों के मन में अब राष्ट्रवाद की भावना जो है लगातार बढ़ती ही जा रही थी। आगे चल के 1830 और 48 में फिर से क्रांति की। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि चार्ल्स 10 का शासन को स्टार्ट करने से पहले, आप हमें यह बताइए कि अगर कोई राजा जनता की बात ना सुने और अपने मन में कानून बनाए तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, विद्रोह होगा, लोग विद्रोह करने उतर जाएंगे। फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1830 में फ्रांस में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहने लगे। और उस समय फ्रांस के राजा थे चार्ल्स 10, और ये बहुत ही ज़्यादा तानाशाही थे, यानी कि निरंकुश राजा थे। वह नहीं चाहते थे कि जनता को ज़्यादा अधिकार मिले, इसलिए अपने राष्ट्रता और लोकतंत्र की भावनाओं को दबाने के लिए पूरी कोशिश करते रहते थे। इस कारण धीरे धीरे जनता में असंतोष बढ़ने लगा, और जनता में असंतोष बढ़ने का कारण यह था कि चार्ल्स ने पॉलीग्रेक को प्रधानमंत्री बनाया, और उसकी नीति जो थी, उसके जो नियम कानून बनाने के तरीके थे, वो अमीर पक्ष के लोगों के तरफ ज़्यादा हुआ करता था, और इससे जनता और उदारवादी ज़्यादा नाराज हो गए। क्रांति की जो शुरुआत होती है 25 जुलाई 1830 को होती है, और चार्ल्स ने 4 अध्यादेश इसमें नए कानून को जोड़ दिया। ठीक है। जिसमें कि था जनता के अधिकार को कम किए गए, प्रेस की स्वतंत्रता को घटा दी गई, और चुनाव प्रणाली में बदलाव किया गया। इससे पेरिस में जनता ने विद्रोह कर दिया, और यही घटना जुलाई 1830 की क्रांति कहलाती। और क्रांति का परिणाम यह रहा कि चार्ल्स 10 को गद्दी छोड़नी पड़ गई, वह इंग्लैंड भाग गया, और फिर फ्रांस में बुर्बो वंश का पूरी तरह से अंत हो गया। अब जो नया राजा आया है उसका नाम है लुई फिलिप। इसने उसे जनता और उदारवादियों का समर्थन मिला। 1830 की क्रांति का यह प्रभाव रहा कि राजाओं की शक्ति कमजोर हो गई और लोकतंत्र और राष्ट्रवाद को पूरी तरह से बढ़ावा मिला। यूरोप के कई देशों में क्रांति की भावना बढ़ी, और 1830 की क्रांति का प्रभाव यह रहा कि राजाओं की शक्ति कमजोर होने लग गई। अब लोकतंत्र की भावना मजबूत हुई और कई देशों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और इसी कारण बाद में इटली और जर्मनी के एकीकरण का रास्ता भी खुलना स्टार्ट हो गया। समझेंगे 1848 की क्रांति की पृष्ठभूमि। फ्रांस में उस समय का जो राजा था उसका नाम था लुई फिलिप।
और शुरू में ये बहुत ही ज़्यादा उदारवादी था, लेकिन बाद में इनकी ऐसी नीतियाँ आनी स्टार्ट हुई जो कि जनता के पूरी तरह से खिलाफ हो गई। इसने अपने ही मन से गीजो नामक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, जो किसी भी प्रकार के सुधार के पूरी तरह से खिलाफ था। फिर जनताओं में लुई फिलिप की सरकार पूरी तरह से पूंजीपति लोगों को महत्व देने लग गई थी। आम जनता की समस्याओं पे इन्हें ध्यान नहीं जाता था। इस कारण से पूरे देश में गरीबी बढ़ने लग गई, बेरोजगारी बढ़ने लग गई और जनता धीरे धीरे सरकार के खिलाफ होनी शुरू। क्रांति की जो शुरुआत हुई 22 फरवरी 1848 को सुधारवादियों के पेरिस में एक विशाल सभा और भोज का आयोजन किया गया था। यह सभा सरकार के विरोध का आंदोलन थी। इसके बाद पूरे पेरिस में विद्रोह शुरू हो गया और स्थिति इतना बिगड़ गया था कि राजा को गद्दी तक यहाँ पे छोड़ना पड़ गया था। क्रांति का क्या परिणाम रहा? लुई फिलिप 24 फरवरी 1848 को अपना गद्दी छोड़ दिया और इसके बाद फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। जनता को कई अधिकार दिए गए यहाँ पे। और फिर 1848 का जो क्रांति था, इससे जो पड़ने वाला प्रभाव था वह यह था कि 1848 बाद में यूरोप कई देशों में राष्ट्रता और स्वतंत्रता के आंदोलन शुरू हो गए। यूरोप के कई देशों में राष्ट्रता और स्वतंत्रता के आंदोलन पूरी तरह से शुरू हो गए। और फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इटली का एकीकरण। आज जो इटली एक देश है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। 19वीं सदी में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर राज्य का अपना शासक शासन हुआ करता था। और इनके एकीकरण में बहुत सारे बाधाएं आए थे। जैसे इटली का एकीकरण इतना आसानी से नहीं हुआ था, बहुत सारे बाधाएं आई हुई थी क्योंकि वहाँ कई समस्याएं थी। जैसे कि विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप था, वहाँ पोप का पूरी तरह से प्रभाव था, आर्थिक समस्याएं थी। इसी कारण एकीकरण में बहुत समय लग गया था। और राष्ट्रवाद की जो विकास हुई, फ्रांस में जो घटना हुई थी पूरी तरह से इटली पर पड़ रहा था। नेपोलियन ने अपने अभियानों के दौरान इटली के कई राज्यों को मिलाकर 3 गणराज्य बनाए। सिसा सिसालपाइन गणराज्य, लिगुरियन गणराज्य और ट्रांसपेडेंट। ठीक है। इससे एकता की भावना बढ़ी। अब हम लोग जानेंगे वियना कांग्रेस के बाद क्या हुआ। नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में वियना कांग्रेस की स्थापना हुई और इस कांग्रेस ने इटली को फिर से कई राज्यों में बांट दिया। लेकिन तब तक लोगों में राष्ट्रता की भावना पूरी तरह से जाग चुकी थी और इसी से आगे चलकर इटली के एकीकरण का आंदोलन शुरू होने लग गया था। ठीक है।